आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है तनु अग्रवाल जी ने। आप लिखती हैं, ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म में क्या फर्क, कैसे पहचाने कि क्या है मेरे बच्चे में। यानी कि आप जानना चाहती हैं कि ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम ऑटिज्म से किस तरह अलग है और दोनों में क्या फर्क है और अपने बच्चे को वो कैसे पहचाने। इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम, हमारा शरीर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर यानी कि जोड़े से बना है और इस 23 जोड़ों में से जोड़ा नंबर 21 यानी कि पेयर नंबर 21 में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए, यानी माता या पिता के शरीर में से किसी के भी शरीर में अगर क्रोमोसोम नंबर 21 में किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए तो उसका प्रभाव बच्चे के शरीर पर दिखता है, उसकी बौद्धिक क्षमता पर दिखता है, उसकी संरचना पर दिखता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में वो विकृति या वो कमी या वो दोष अलग से पहचाना जा सकता है। उसके बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम डाउन सिंड्रोम को कैसे पहचानने में देख सकते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम को पहचानने के कुछ सामान्य लक्षण हैं। वो हैं कि जैसे उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई सी होती हैं, जीभ जो है थोड़ा लंबी सामान्य से, यानी कि उसी उम्र के दूसरे बच्चे से सामान्य से लंबी होगी और खुरदुरी होगी, यानी कि जो जीभ का ऊपरी हिस्सा है कटा हुआ सा नजर आएगा। उसके हाथ पैर छोटे होंगे, गर्दन छोटी होगी। जब हम सामान्य बच्चे को देखते हैं तो उसका शरीर, उसकी मांसपेशीय तनाव संतुलित नजर आता है, संतुलित यानी नॉर्मल नजर आता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ये आमतौर पर बढ़ा हुआ नजर आता है। बढ़ा यानी कि मांसपेशीय तनाव कम होता है, हाइपोटोनिक होते हैं, कद छोटा होता है, नाक जो है वो सपाट या चपटी सी होती है। ये मूलतः हम लोग बच्चा जैसा ही पैदा होता है हम उसे तुरंत पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात होता है। अगर हमें बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद देखने पर सामान्य से अलग लग रहा है यानी कि या तो शरीर में बहुत लचीलापन है या उसके आँख, नाक, कान और जीभ असामान्य लग रहे हैं, सामान्य से बड़े या छोटे लग रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इन लक्षणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। कारण की बात जहाँ तक है वो हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है, और निदान की बात करें या कि समाधान की बात करें तो उसका कोई समाधान नहीं है, यानी कि हम उसको पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं। वो हमारी संरचना, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा होता है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जिसका असर ये होता है कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस कम हो सकता है, उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसको कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं और उनके साथ उसको जीना होता है। कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो प्रॉपर थेरेपीज की मदद से ठीक हो सकती हैं और ये थेरेपीज जितने जल्दी हो सके शुरू होनी चाहिए। यानी कि अगर हमने बच्चे को पैदा होते ही पहचाना है तो हमें फौरन से थेरेपीज शुरू कर देनी चाहिए, अर्ली स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स की ट्रेनिंग। अगर माता पिता को ये मालूम है कि कब क्या और कैसे करना है तो वो 24 घंटे मुमकिन है, 24 घंटे संभव है और पेरेंट्स वो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और जो उनका रूटीन है उसमें भी उसको शामिल कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि बच्चे की हाइपोटोन है तो उसके अकॉर्डिंग नीड थेरेपी की होगी,
अगर बच्चे का इंटेलिजेंस कम है तो उसके अकॉर्डिंग थेरेपी सपोर्ट ज़रूरत होगा, जो साइको एजुकेशन थेरेपी के थ्रू दिया जा सकता है। और आखिर में बच्चे को एडीएल के लिए ट्रेन करना, एजुकेशन के लिए तैयार करना और एजुकेशन में सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि उसकी उम्र और उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें उसको थेरेपीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर हम ये करते हैं तो हमें बच्चे को एक सम्मानजनक या इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अदरवाइज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा हम पर डिपेंड रहेगा, फैमिली पर डिपेंड रहेगा और इसकी तकलीफ हमको बाद में बहुत ज़्यादा होगी। डाउन सिंड्रोम बच्चे म्यूजिक लवर होते हैं, डांस अच्छा कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अचीव किया है। दोस्तों, ये तो हुई बात डाउन सिंड्रोम की। अब आती है बात ऑटिज्म की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो जनरली 18 महीने से छोटे बच्चों में देखने में आता है, बड़ों में भी आता है, बट इसकी शुरुआत 18 महीने से पहले हो चुकी होती है। पहचानने में भले ही आप कितनी देर लगाओ, लेकिन 9 से 18 के बीच ये शुरू हो चुका होता है। बच्चा सामान्य से मतलब सामान्य व्यवहार कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, बोल रहा था, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बंद करने लगता है। कई बार ये जन्मजात भी होता है, तो उस कंडीशन में वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचता है कि वो खेल रहा है, बोल रहा है। वो शुरू से ही अपने आप में डूबा हुआ सा लगता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से इसको स्पेक्ट्रम कहा गया है। लेकिन जो 3 बेसिक एरियाज हैं, यानी 3 क्षेत्र हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो हैं पहला कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत का कौशल, ये विकसित नहीं हो पाता है। दूसरा एरिया है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। बच्चे सामाजिक कौशलों में डेवलप नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं एज पर एज। और यहाँ उनका कम्युनिकेशन ना कर पाना और ज़्यादा सामने आता है कारण के रूप में। तो लोग ये समझते हैं कि बोल नहीं रहा इसलिए सोशलाइज नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। डेफ एंड म्यूट बच्चे भी सोशलाइज होते हैं, जबकि वो बोल ही नहीं सकते हैं, तब भी सोशल स्किल होता है उनमें। वो सोशल ग्रुप में बंधे होते हैं, उनका अपना ग्रुप होता है और वो उससे जुड़े होते हैं, वो स्किल से डेवलप होते हैं, फिर भले ही वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करें। सोशल स्किल अलग एरिया है जो बच्चों में डेवलप होता है और ऑटिज्म में ये डेवलप नहीं हो पाता है। इन 2 एरियाज के अलावा जो तीसरा एरियाज है वो ये है कि अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर। अनयूजुअल मतलब असामान्य, रिपीटेटिव मतलब बार बार होने वाले व्यवहार। अब बार बार और लगातार होने वाले असामान्य व्यवहार अगर हैं तो बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन इन तीनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों में से किसी एक एरिया में बच्चा सामान्य है, 2 एरिया में सामान्य है, तो हम उसे ऑटिज्म नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो हमारे मस्तिष्क की कमी है। दूसरा डाउन सिंड्रोम है जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। क्रोमोसोम नंबर 21 में असामान्यता की वजह से होता है, जिसका प्रभाव बच्चे की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता पर दिखता है। दोस्तों, ऑटिज्म को समझने के लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप उनको देखकर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वहीं डाउन सिंड्रोम के बारे में आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर स्पेशल एपिसोड बना देंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुँच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।